तो चलिए आज हम लोग गणित के अंतर्गत ही कक्षा 9 की गणित के पाठ 2 का बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद जो टॉपिक है ये आपके बीजगणित का टॉपिक है। बीजगणित कहने का मतलब यह है कि जब आप जूनियर कक्षा में थे तो आप अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित को अलग अलग पढ़ते थे। अब आपको कक्षा 9 में वर्तमान में केवल एक बुक है। इसमें शुरुआत की पहली यूनिट बीजगणित है और उसी बीजगणित का दूसरा पाठ क्या है, बहुपद है, जिसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले बहुपद को हम इंग्लिश में पॉलिनॉमियल कहते हैं। पॉलिनॉमियल मीन्स क्या होता है, बहुपद होता है। बहुपद पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे हम लिख रहे हैं चर, क्या लिख रहे हैं, चर लिख रहे हैं। चर को जो है इंग्लिश में जो है वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेरिएबल। तो चर किसे कहते हैं, चर राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, यानी जिनका मान अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। सिंपल परिभाषा जानना है तो ऐसी राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और इसे हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः इसे हम इंग्लिश के छोटे लेटर एक्स वाई जेड से लिखते हैं। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक्स वाई जेड कोई चर नहीं है, हम इसी से केवल इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी इसी से दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं ए लिख उठा तो वो चर है और यक्स लिख उठा अचर है, या यक्स चर है ए अचर है। हम अक्षर देखकर उसको नहीं पहचान सकते हैं। हम जो टॉपिक डिसाइड कर लें, हम मान लिए कि यक्स क्या है, चर है, तो यक्स चर है। इसीलिए हमने क्या कहा, परिभाषा हमने बताया कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और जिसे हम अंग्रेजी के कैपिटल स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड से सामान्यता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार उसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, जैसे राशि बदलने में, जैसे आप लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे तो कभी x का मान, आप किसी क्वेश्चन में x का मान 2 आता था, किसी क्वेश्चन को आप हल करते थे तो x का मान 3 आता था, किसी क्वेश्चन में x का मान 5 आता था, कभी एक ही मान x का नहीं आता था। तो x कैसी राशि मान लिया हम लोगों ने, चर राशियाँ हैं। इसी तरीके से अचर राशि, अचर क्या होता है गणित में, जिसको हम कांस्टेंट क्या कहते हैं, कांस्टेंट, यानी कि जिसका मान ना बदले। ऐसी राशियां जिसका मान ना बदले उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। ऐसी राशियां जिसका मान ना बदले उसको हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। और इसे हम इंग्लिश के ही स्मॉल लेटर स्मॉल ए बी सी आदि से सामान्यता इसे प्रदर्शित करते हैं। अब अचर राशि का कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 रुपये का सिक्का हम आपको दे देते हैं, 1 रुपये का सिक्का हम आपको दे देते हैं और 10 बच्चे लाइन से खड़े हो, तुम दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे को दो, क्या 1 रुपया भी बढ़ जाएगा, 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, 1 रुपया ही रहेगा। यानी कि किसी भी स्थिति में अगर उसका मान नहीं बदलता है तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अब आगे आइए, चर राशि अचर राशि, इन्हीं दोनों राशियों को जैसे हम मान लिए कि यक्स क्या है, चर राशि है और अचर है, अचर राशि में हमने ए मान लिया। अब इसी ए और यक्स को हम मिला दिया, मिला देने का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ए एक्स हो गया। क्या हो गया, ए एक्स हो गया। इसी को हम जोड़ दें, ए प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब व्यंजक कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है, व्यंजक। क्या कहलाता है, व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहते हैं जब चर और अचर राशियों की सहायता से हम कोई भी मतलब जो प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं या बीजीय व्यंजक कहते हैं, जिसको एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अगर इंग्लिश में कहा जाए क्या कहेंगे, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं।
तो बीजीय व्यंजक भी आपको समझ में आ गया होगा कि चर राशि और अचर राशि को चाहे जोड़ के, चाहे गुणा करके, चाहे घटा के, चाहे भाग करके अगर हम इन्हीं चर और अचर राशियों को लिख देंगे तो वो क्या प्राप्त होता है, हमको व्यंजक प्राप्त होता है। और उसी व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कहीं पर लिखा गया है 3x²। क्या लिखा गया है, 3x²। इसमें 3 क्या है आपका, अचर है यानी कांस्टेंट है, और x क्या है आपका, चर है यानी कि वेरिएबल है। तो आप इसी में 3x² में आपको दोनों चीज देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है, चर भी मिल रहा है आपको और अचर भी मिल रहा है, यानी चर और अचर का प्रयोग हो गया है इसमें। तो ये क्या बन गया, आपका बीजीय व्यंजक बन गया है। तो बीजीय व्यंजक कन्फर्म है सब लोगों को। इसके बाद कहीं मान लीजिए केवल x² लिखा गया है, तो क्या इसमें अचर है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है उसमें एक का तो गुणा हुआ ही है, एक का गुणा हुआ है कि नहीं। तो इसमें एक क्या हो गया आपका, अचर हो गया, और x क्या हो गया आपका, चर हो गया। तो अचर और चर गुणे में मिल गए तो आपका क्या बन गया, व्यंजक बन गया। और इन्हीं व्यंजकों को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, यानी इसको क्या कहा जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो अध्याय पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुपद। तो प्यारे बच्चों, बहुपद की परिभाषा को जानने के लिए जो है, बहुपद की परिभाषा के लिए देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक, हमारे साथ आप परिभाषा को ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, बीजीय व्यंजक कैसे लिखा जा सकता है, जनरल फॉर्म में a0 + a1x + a2x² + a3x³ + ... an(x⁻n)। ये मान लीजिए कि ये एक बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, जहाँ पर जो है a0, a1, a2 ... an ये अचर है। कैसी राशियाँ हैं, अचर राशि है। और x, x² x³ ... x⁻n ये आपकी चर राशियाँ। चर अचर आप पहचान रहे होंगे कि a0, a1, a2, an कैसी राशियां हैं, अचर राशियां हैं, कांस्टेंट राशियां हैं। इसका मतलब सीधा सीधा कि ये गिनतियां हैं 1 2 3 जैसी। ठीक है, और बाकी अक्षर आपका x, x² x³ x⁻n, जिसमें आपका जो x है ये तो आपका चर है, x क्या है, चर है। अब एक और चीज इसमें दिख रहा है कि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका घात क्या है, 1 है। क्योंकि जब आप जूनियर कक्षा में यानी कक्षा 8 में जब घातांक का पाठ पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया है x⁻m, जहाँ m को क्या कहते हैं हम लोग, घातांक कहते हैं, और x को हम आधार कहते थे। ये कक्षा 8 का टॉपिक है आपका। तो वही यहाँ पे आधार आपका क्या है, चर है, और घातांक क्या है आपका, एक अचर गिनती है 1 2 3 और यंत्र, 1 2 3 ... यंत्र तक। तो क्या हुआ, आपसे कह रहा है कि ये जो अभी तक ये व्यंजक है, अभी ये बहुपद नहीं हुआ है, अभी क्या है, ये व्यंजक है। क्योंकि व्यंजक की परिभाषा आप जाने कि चर और अचर राशियों को गुणन के रूप में और योगफल के रूप में, चाहे घटाव के रूप में अगर लिखा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक है, क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाएगा, जब चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होगी। क्या होगी, घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक।
यानी नॉन निगेटिव इंटीजर। इंग्लिश में बोला जाएगा क्या कहा जाएगा? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ऋणोत्तर का मतलब है कि ऋण ना हो। ऋणोत्तर का मतलब क्या है? ऋण ना हो। और पूर्णांक का मतलब सभी लोग जानते हो, पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण प्लस अंक, यानी पूरे अंक को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे एक मार्कर है तो पूर्णांक है, 2 उंगली है तो पूर्णांक है, 2.5 उंगली कोई कहेगा नहीं। तो जब आपका आधा हो जाएगा, पौने हो जाएगा, तिहैया हो जाएगा, सवा हो जाएगा तो ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक का मतलब पूरी वस्तु। 5 कुर्सियां यहाँ रखी गई हैं यानी कि ये 5 पूर्णांक है। 6 है पूर्णांक है, 4.25, 6.25, 7.25 ये पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि ऋण ना हो, और दूसरी बात क्या हो कि वो पूरा का पूरा अंक होगा। तो जिस भी बीजीय व्यंजक की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होगी वो व्यंजक आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। वो व्यंजक क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद के लिए एक बात और कि बहुपद को जो है प्रदर्शित कैसे किया जाएगा। तो बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए हम इसको लिखने का कई तरीका है। कोई पीएक्स, स्टैंडर्ड तो पीएक्स को मानते हैं। काहे स्टैंडर्ड शब्द हमने बोल दिया है पीएक्स के लिए? क्योंकि पी फॉर पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल। तो इसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स यानी कि चर एक्स के रूप में बहुपद, चर एक्स के रूप में बहुपद। ठीक है, तो इसी नोटेशन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसको चाहें तो QX मान सकते हैं, RX मान सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे मान सकते हैं। लेकिन जनरली ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या मानेंगे? PX मानेंगे। यानी इसी को आप क्या लिख सकते हैं? PX इक्वल टू, यानी कि PX आपका एक बहुपद कहलाएगा जहां पर A0, A1, A2 डॉट AN ये अचर होंगे। और शर्त ये भी है कि ये कांस्टेंट जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, यानी कि कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। और जो चर की घात होना चाहिए बच्चों, ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और कैसा पूर्णांक होना चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक। यानी एक शब्द को अगर आप दिमाग में रख लेते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, तो आप बहुपद को भली भांति समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो बहुपद है या बहुपद नहीं है उसको पहचानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया 2x² + 3x + 5 बहुपद है या नहीं? बहुपद है या नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपसे पूछ ले कि व्यंजक 2x² + 3x + 5 बहुपद है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप इसकी घात चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्यों? घात। तो पहला पद देखेंगे जब, तो पहले में चर की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर चर की घात कितनी है? 1 है। यहाँ 5 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 5। यहाँ पर आपको चर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर आपको चर दिख नहीं रहा है, इसीलिए आपको एक नोट भी लिखा रहे हैं। आप देखिए नोट ऊपर दिख रहा है, देखिए यहाँ नोट लिख दे रहे हैं। नोट इसको भी रख लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको लिखा गया है केवल 5 लिखा गया है। अब हमको बताइए कि अगर हम 5 को क्या 5 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है लिख सकते हैं कि 5 अक्के 5 होगा। इसके बाद देखिए इसी 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं? तो लिखा जा सकता है। आप एक जानकारी और अपनी बढ़ा लीजिए कि चर की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। चर की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यानी कि x घाते 0 का मान क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ठीक है, तो 5 गुणे 1
5 हो सकता है, तो 1 के स्थान पे हम x की घात 0 लिख सकते हैं और इसी को हम 5x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप कहीं पर केवल गिनती पाएंगे तो आप बीजगणित में ये नहीं भूलेंगे कि उसके बगल में x घाते 0 भी लिखा होता है। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। कहीं पर 7 लिखा है तो तुम बीजगणित में उसको 7 ही नहीं जानोगे, तुम ये जानोगे कि वो केवल 7 नहीं लिखा है, 7x घाते 0 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि बीजगणित में किसी भी गिनती को आप केवल गिनती ही नहीं मानेंगे, ये भी मानेंगे कि उसके बगल में अक्षर एक ही लिखा है x और उसकी घात क्या लिखा है 0 लिखा गया है। तो आपको इसकी जो घात मिला, जो आपका ये बीजीय व्यंजक 2x² + 3x + 5 है, आपने इसके घात का अध्ययन किया तो घात में क्या मिला आपको 2 मिला, 1 मिला, 0 मिला। अब इसका अध्ययन कीजिए, हमको बताइए 2 पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है, 0 जो है 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर 0 को छोड़ के देखें और प्लस भी है, क्या है ये प्लस भी है, यानी कि जो ये व्यंजक मिला इसकी जो घात है बच्चों ये क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसकी घात लिखेंगे, चूंकि घात ये क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक है, घात क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए 2x² + 3x + 5 बहुपद है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, क्योंकि इसकी घात क्या है ऋणोत्तर भी है और पूर्णांक भी है, इसलिए ये दिया गया जो व्यंजक है ये आपका क्या होगा बहुपद होगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए और एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, उसको एक्सरसाइज में बताएंगे और आगे का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक आप देख लीजिए बच्चों, बहुपद का मान, बहुपद का मानक रूप देख लीजिए, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुपद का मानक रूप इंग्लिश में बोला जाए तो इसको क्या कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक है, दिमाग को थोड़ा सा व्यवस्थित करके जानिए, थोड़ा सा पिछले क्लासों पर आप जोर दीजिए। सभी लोग जानते होंगे, कक्षा 9 में पहुंच गए हो, आरोही और अवरोही का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो आरोही का क्या मतलब होता है बच्चों बढ़ते क्रम में, और अवरोही का क्या मतलब होता है घटते क्रम में। तो इन्हीं बीजीय व्यंजक के चरों को अगर हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, कोई शर्त नहीं है कि बढ़ते ही लिखिए और कोई शर्त नहीं है कि घटते ही लिखिए, बढ़ते में लिखिए तो बढ़ते ही क्रम में लिखिए और घटते में लिखिए तो घटते ही क्रम में लिखिए। तो इसको इस प्रकार से लिखने के बाद जो आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है या जो बहुपद प्राप्त होता है वही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। यानी सिंपल शब्दों में अगर हम परिभाषा को समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं बच्चों कि दिए गए बहुपद को उसकी घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त बहुपद को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको लिख के दे दिया गया 2x की पावर 5, 2x की पावर 6, 2x की पावर 4, 3x की पावर 2, 5x की पावर 1 या 3 और प्लस 6x + 7। आपको ये प्रॉब्लम दे दिया गया और कहा गया कि इसको मानक रूप में लिखिए। क्या कहा गया कि बहुपद को मानक रूप में लिखिए। ये एक बहुपद है और इसको आपको मानक रूप में लिखना है। कुछ बच्चों की समस्या रहती है कि दिखता साफ नहीं है, तो हम बोलते हैं, आप इसको सुन सकते हैं। ये 2x की पावर 5 + 2x की पावर 6 + 2x की पावर 4 + 3x² + 5x पावर 3 + 6x + 7। अब हमको इसको लिखना है मानक रूप में। किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखना है।
तो मानक रूप की परिभाषा हम जानते हैं कि अब इन घातों को हम चाहे आरोही क्रम में लिख दें चाहे अवरोही क्रम में। और एक बात ये भी बताना चाहेंगे बच्चों, ज़्यादातर हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखेंगे? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है कि घटते क्रम में, और घटते क्रम में लिखने का मतलब है कि पहले बड़ी घात को लिखेंगे फिर छोटी घात को लिखेंगे। तो देखिए पहले सबसे बड़ी घात क्या है? 6 है, तो 2x पावर 6, 2x पावर 5, 2x पावर 4, 5x पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ये क्या हो गया? बहुपद का मानक रूप हो गया। क्या हो गया? बहुपद का मानक रूप हो गया। अब इसी समय हम अगला टॉपिक देखते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात, ठीक है, यानी कि पावर ऑफ पॉलिनॉमियल। बहुपद की घात को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? पावर ऑफ पॉलिनॉमियल, बहुपद की घात। एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर परिभाषा सुन लीजिए, सेकंड में आप उत्तर देंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात को, क्या सुने? किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि जो इस पर मानक रूप लिखा गया है यही आपका एक बहुपद है, और इसकी सबसे बड़ी घात अगर आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। यानी कि बहुपद की घात कितनी है? 6। आसान है, एकदम आसान है, 1 सेकंड में लिख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन 5 मिनट और आपका समय लिया जाएगा कि जिससे एक टॉपिक, एक एक्सरसाइज के पहले का टॉपिक समाप्त हो सके। तो आप इसके आगे देखिए, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार जो है ये कोई बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रकार नहीं है। बहुपद का प्रकार का जो डिजाइन किया गया है, जो उसका मानक रखा गया है प्रकार का, उसके पद पर रखा गया है। अब आप कहेंगे पद क्या है? इसको तो हमको बताए ही नहीं कि पद क्या है, तो ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 यही पद है। 2x स्क्वायर एक पद है, 3x स्क्वायर एक पद है, ये 5 एक पद है। इन तीनों पद को जोड़ दिया गया। तो अगर कोई पूछे इस बहुपद में कितने पद हैं, तो क्या कहेंगे कि इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। इसी प्रकार से अगर किसी बहुपद में केवल एक पद रहते हैं तो उसको हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में 2 पद होंगे उसको हम द्विपदीय का बहुपद कहते हैं, और जिसमें 3 पद होंगे उसको 3 पदीय बहुपद कहते हैं। और जिसमें केवल गिनती लिखा होगा, जैसे कोई कहे 6 कैसा बहुपद है, जैसे अभी आप बताए 5, तो ये कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। क्या कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है ये? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? अचर बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है एक शून्य बहुपद। कैसा बहुपद? शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक यानी सभी अचर पद जो होते हैं वो शून्य शून्य होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब और बस 2 मिनट और देखिए, सुन लीजिए। रैखिक बहुपद, ये क्या आता है? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिस बहुपद की घात 1 होगी। अब आप कहेंगे घात यहाँ पढ़ा दी, किसी बहुपद की घात क्या होती है? उस बहुपद की सबसे बड़ी घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। अगर बहुपद की घात जो है वो 1 होगी तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। बहुपद की घात 2 होगी तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। बहुपद की घात 3 होगी तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात 4 होगी तो उसको हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। तो इतने टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके पास किसी भी प्रकाशन की बुक होगी, तो इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आपका फर्स्ट एक्सरसाइज निश्चित रूप से आ जाएगा, और अगले वीडियो में इसके ढेर सारे सवाल को आपको बताया जाएगा।